ट्रंप चाहते क्या है, चल क्या रहा है वहां पे? एज ए वर्ल्ड लीडर वो अपनी छवि धूमिल करते जा रहे हैं और लगातार वो ऐसे कदम उठा रहे हैं कि जिसकी की वजह से उनकी पूरी छवि पर तो नकारात्मक असर पड़ ही रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती बढ़ना, दूसरी तरफ भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाना, यानी दोस्ती को कम करने की कोशिश। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मोदी जी ने एकदम क्लियरली बोल दिया, चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे वो पोल्ट्री सेक्टर हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर हो, वहां पे हम लोग मार्केट अमेरिकन कंपनीज के लिए नहीं खोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, यानी अब कुल मिलाकर करीब 50% टैरिफ भारत के ऊपर लग गया है। इसके क्या कुछ मायने हैं? इस टैरिफ वॉर के पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्या कवायदे हैं? और दूसरी तरफ आज ही एक खबर और सामने आई है। खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा सकते हैं एससीओ की जो समिट होने वाली है, जो वहां पे सम्मेलन होने वाला है, उसमें शामिल होने। अब जब पीएम मोदी अगर वहां जाएंगे चीन, तो इसको अमेरिका किस तरह से देखेगा? भारत को क्या कुछ लाभ हो सकता है? ब्रिक्स और एससीओ अगर दोनों साथ आते हैं तो नेटो को क्या कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि जब ब्रिक्स समिट अभी हुई थी तो हमने देखा था कि ट्रंप को किस तरह से डॉलर के कम होने का, डॉलर के खतरे का, डॉलर पे खतरे का भी डर सताने लगा था। तो हमारे साथ इस चर्चा में अभी संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया है इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ महंगा हो सकता है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि अचानक से जिस तरह से ट्रंप को अनिश्चितता का नेता कहा जाता है, वही अनिश्चितताओं की तरह एक खबर सामने आ गई कि अब जो है 27 अगस्त से भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, यानी करीब 50%। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो एक अनकन्वेंशनल बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है और उनका जो अप्रोच है वो उसमें स्टेट्समैनशिप का, विजन का और एक विजनरी थिंकिंग का अभाव दिखाई देता है, गहरा अभाव दिखाई देता है। और वो जीवन भर अपने जो उनके कार्यकलाप रहे हैं उसमें उन्होंने डील्स की है और अनेक तरीके की ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के माध्यम से अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की जो उनकी जो एक प्रवृत्ति रही है, जो कि जरूर उनको उसकी वजह से वो एक सफल उद्योगपति अवश्य बने। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन, एज ए वर्ल्ड लीडर वो अपनी छवि धूमिल करते जा रहे हैं और लगातार वो ऐसे कदम उठा रहे हैं कि जिसकी की वजह से उनकी पूरी छवि पर तो नकारात्मक असर पड़ ही रहा है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नकारात्मक असर है वो अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी पर पड़ रहा है। अमेरिका जो कि विश्व का एक लीडर है, एक सबसे बड़ी महाशक्ति है और उसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। अमेरिका जो बड़े बड़े वैल्यूज की बातें किया करता था, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, साझा मूल्य, साझा हित इत्यादि, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपने हितों की बात सोच रहा है, इतना सेल्फ सेंट्रिक होकर के व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है वो अमेरिका के अपने क्रेडिबिलिटी जो उसकी लॉस हो रही है वो उसको भरपाई करने में आने वाले राष्ट्रपतियों को बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ेगी और तब जाकर के कोई उस तरीके की क्रेडिबिलिटी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्षति पहुंचा रहे हैं वो अपने इस व्यवहार से और अपने सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच से उसकी भरपाई कर पाना आने वाले राष्ट्रपतियों के लिए काफी दुष्कर साबित होगा। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरा जो माइंडसेट है वो बिजनेसमैन का माइंडसेट है और उसमें वो अपने पड़ोसियों को भी, अपने क्लोज एलाइज को भी और अपने क्लोज पार्टनर्स, भारत जैसा एक जो क्लोज पार्टनर है उसको भी वो नहीं बख्श रहे हैं और सभी को वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा, जी जी, आपने बात पूरी कीजिएगा। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और सबसे महत्वपूर्ण बेस है जिसके के आधार पर भारत अपने निर्णयों को लेता है। और जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात आती है तो जाहिर है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेते हैं। हम किसी दबाव में आकर के, किसी प्रेशर में आकर के, किसी डिक्टेशन के आधार पर अपने निर्णय न तो कभी हमने लिया है, न आज ले रहे हैं और न आने वाले समय में लेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेशर टैक्टिक्स है उसके सामने भारत झुकने वाला नहीं है।
चाहे ये 200% भी टैरिफ लगा दें, 500% कर दें, भारत नहीं झुकेगा। और भारत के रशिया के साथ में संबंधों के संदर्भ में कहना चाहता हूं, ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और यदि आप भारत और अमेरिका के संबंधों को रशिया के प्रिज्म से तौलने की कोशिश करेंगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही नकारात्मक सोच है। और उनकी जो जाहिर है कि एक जो शॉर्ट साइटेडनेस को दर्शाता है, स्टेट्समैनशिप का पूरा अभाव उनके अंदर दिखाई देता है। और वो भारत और अमेरिका के संबंधों को समझने में वो भारी भूल कर रहे हैं। ऐसी गलतियां डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते रहते हैं। कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की बात कर देना, कभी इस तरीके की बातें करना कि हम भारत के ऊपर टैरिफ लगा करके कोई बात मनवा लेंगे। होने वाला नहीं है, ये हो नहीं सकता। और भारत तो अपने जो जी हमारे साथ पथिकृत पांडे जी भी जुड़ गए हैं, एक सवाल उनसे ले लेते हैं। पथिकृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये कि जिस तरह से रूस का जिक्र किया गया, एक तरफ जब वो कह रहे हैं कि भारत जो है रूस से कच्चा तेल ले रहा है, इसलिए हम उसके साथ उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो हम उनसे डील तोड़ देंगे। ट्रेड डील को लेकर विवाद चल रहा है, टैरिफ बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया गया 27 अगस्त से। और दूसरी तरफ हम उनका विरोधाभासी रूप भी देख चुके हैं। जिस तरह से अभी संजीव जी बात कर रहे थे कि वो कभी सीजफायर का क्रेडिट लेने की बात करने लगते हैं, कभी ईरान और इजराइल के बीच में कुछ सैन्य कार्रवाई करके सीजफायर ले लेते हैं, सीजफायर का क्रेडिट ले लेते हैं। उसके बाद फिर अब जब रूस और यूक्रेन के बीच बात चल रही थी, तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है, वहां पे जाके वो कह रहे हैं कि भारत अगर रूस से तेल ले रहा है तो इसका यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। क्या कुछ ये समीकरण बन रहा है? आखिर ट्रंप चाहते क्या है, चल क्या रहा है वहां पे? ट्रम्प सोचते हैं कि अभी भी दुनिया उसी युग में है जहां पे यूएस जो बोलेगा सबको मानना पड़ेगा, और नहीं माना तो जो मर्जी वो कर देगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, उन्होंने जो सत्य बात नहीं कही थी, उनका उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो असत्य क्या मतलब मार्ग लेते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब सीज फायर चल रहा था तो उस टाइम उन्होंने क्रेडिट ले लिया कि हमने सीज फायर करवाया, ये बोल के कि सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड डील नहीं होगा। तब तो ट्रेड डील नहीं हो रहा है, अब तो ट्रेड डील नहीं हो रहा है ना। तो मतलब उस टाइम वो झूठ बोल रहा था कि ऐसे ही ट्रेड डील के चक्कर में हम लोगों ने सीज फायर कर दिया उसके दबाव में। मतलब वो झूठ था, क्योंकि अगर ट्रेड डील की वजह से हम लोगों ने सीज फायर कर दिया होता तब तो ये ट्रेड डील सक्सेसफुल हो जाता। हम तो माने ही नहीं वो लोग जो कंडीशन रख रहे थे सीज फायर ट्रेड के मामले में। और ऊपर से भारत की तरफ से कहा गया कि हम किसी भी बिना वजह की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर आपकी जायज शर्तें हैं तो हम उन्हें ही मानेंगे। और वो आखिरकार पथिकृत जी, हम ये भी समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे। नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक चीज और सबको समझना चाहिए कि इंडिया तेल क्यों रशिया से ले रहा था। एक तो है कि जब सैंक्शंस लगा, जब वो प्राइस कैप लगा दिया रशिया के ऊपर और ईयू के तरफ से ये बोला गया कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो मिडिल ईस्ट के जितने तेल सप्लायर्स है, ये सारे तेल सप्लायर्स का जो तेल प्रोडक्शन है वो डाइवर्ट किया गया था मिडिल ईस्ट, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ। तो हमारे पास वो चारा ही नहीं था रशिया से लेने के सिवा। दूसरी चीज है, उस टाइम अमेरिका भी चाहता था कि हम रशिया से तेल ले, क्योंकि अगर हम तेल रशिया से ना लेते और वही मिडिल ईस्ट जैसे सऊदी अरब, कतार, इन सब से ही तेल लेने के पीछे पड़े रहते, तो तेल का कीमत $200 बैरल चला जाता। तो इन लोगों ने क्या किया था, रशिया का तेल का कीमत एक कैप कर दिया था कि $60 से ज्यादा पर बैरल नहीं होगा, तो क्योंकि ताकि रशिया ज्यादा पैसा ना कमा पाए। अब वो $60 बैरल में हम लोग खरीद देते, तो अब उनको चुभ रहा है कि तुम $60 से क्यों खरीद रहे हो, तो तुम प्राइस क्या हटाओ रशिया से। तो रशिया के ऊपर जितने सारे रुकावटें हैं इन लोगों ने डाला है। इन्होंने कहा कि अब रशिया से तेल लो, आज बोल रहा है कि तुम क्यों ले रहे हो। और ये खुद यूरेनियम लेते हैं रशिया से, इसके ऊपर जब पूछा गया, ट्रम्प बोल रहा है मुझे पता नहीं। तो ये दोगलापंथी है। उस दोगलापंथी से अगर उसको लगता है कि इंडिया दब जाएगा, नहीं दबेगा। रशिया के साथ रिश्ता जो है वो बेहतरीन है और भी बढ़ेगा। अब तो मुझे लगता है ब्रिक्स वाला, आज तो उसने ये भी कहा था कि जो ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है कि वो मुझे कॉल करे तो हम लोग बात कर लेंगे। तो ब्राजील का प्रेसिडेंट ने बोला मुझे बात ही नहीं करना है ट्रम्प से, मुझे बात ही नहीं करना है, मैं मोदी जी को कॉल करूंगा। मैं बात करूंगा तो चीन और भारत से बात करूंगा, ना कि आपसे। संजीव जी, एक सवाल आपसे है। संजीव जी, सवाल ये है कि जिस तरह से रूस की बात चल रही थी, अगर ये जो टैरिफ की बात करें, ट्रंप के पास सबसे बड़ा हथियार जब से वो इस बार सत्ता में आए तब से यही धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हम आपसे ट्रेड डील नहीं करेंगे। जैसा आपने शुरुआत में बोला, एक व्यवसायिक नेता
के तौर पे। तो जो टैरिफ वाली धमकी है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या हो सकती है और भारत पे इसका कितना असर पड़ सकता है? 27 अगस्त से क्या-क्या कुछ महंगा हो सकता है? किस तरह से भारत इसको टैकल कर सकता है? भारत के पास इससे बचने के क्या कुछ उपाय हैं? जी, मैंने कहा भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा कि उसका उसका जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो एस्पेक्ट है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और जब हम अपने आर्थिक निर्णय भी जो लेंगे उसमें भी हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरा एक्सरसाइज करते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये उनका उनका निर्णय है, लेकिन भारत भी अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है कि हम इस पूरे निर्णय के रिस्पांस में किस तरीके का निर्णय लेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो सरकार है, आज का जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस होगा उसका हम करेंगे। अभी आपने देखा कि कल ही एमईए ने एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर और बहुत ही स्ट्रेट जो स्टेटमेंट है वो जारी किया और उसमें कहा कि ये जो टैरिफ के माध्यम से भारत को टारगेट करने की कोशिशें की जा रही हैं, धमकियां इत्यादि दी जा रही हैं, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, अनरीजनेबल है। और भारत ने बड़े ही दोटूक शब्दों में स्पष्ट रूप से इस तरीके के टारगेटिंग की सख्त आलोचना की है और इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। दूसरी तरफ आपने देखा कि हमारे जो एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वर्तमान समय में रशिया में है और रशिया और भारत की जो दोस्ती है, जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। इस बात का जो मैसेज है वो भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, देखिए भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में कहना चाहता हूं, ये जो संबंध है दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। स्ट्रक्चरल जो इसमें एस्पेक्ट्स हैं उसको कोई एक नेता हिला नहीं सकता है, उसमें तनाव जरूर पैदा कर सकता है। इसी तरीके की बातें हम जस्टिन ट्रूडो के बारे में कहा करते थे कि जस्टिन ट्रूडो की जिस दिन विदाई होगी उसके बाद से भारत और कनाडा के संबंध भी बैक ऑन ट्रैक होंगे। यदि डोनाल्ड ट्रंप ने ठान ही लिया है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब करना है तो ठीक है, उसके सबसे बड़े खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को स्वयं भुगतना होगा, अमेरिका को भुगतना होगा। लेकिन जाहिर है कि ये जो तनाव के जो बिंदु वो पैदा कर रहे हैं और अनेक तरीके की स्वार्थपरक नीतियां, आत्म केंद्रित नीतियां और बेहद ट्रांजैक्शनल होकर के वो भारत जैसे क्लोज पार्टनर्स के साथ भी अपने संबंध अगर खराब कर रहे हैं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अमेरिका को सबसे ज्यादा भुगतने होंगे। और अमेरिका के अलावा जी यहाँ से एक सवाल जो अमेरिका के जी जी पत्रकार जी, सवाल ये है, सवाल ब्रिक्स की आपने जिक्र किया आपने। अब जब मोदी जी जो हैं वो जा रहे हैं चाइना 31 अगस्त और 1 सितंबर को, वहां जो एससीओ की बैठक होनी है। ब्रिक्स की बैठक जब हुई थी तो उस समय तिलमिलाहट देखी थी, ट्रंप को लगने लगा था कि डॉलर कहीं खतरे में नहीं, हालांकि उन्होंने बोल दिया कि ब्रिक्स को तो हम ऐसे चुटकी बजाते ही खत्म कर देंगे। अब जब ब्रिक्स और एससीओ आपस में मिल गए तो नेटो पे क्या कुछ असर पड़ सकता है, उसको ट्रंप किस तरह से देख सकते हैं? और बीच में इसी बीच ये जो ऐलान आया, क्योंकि एक खबर और आई थी कि चीन की तरफ से शी जिनपिंग ने ट्रंप को भी आमंत्रित किया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नेटो के ऊपर कोई असर होगा, लेकिन ब्रिक्स को समाप्त करने का, इसमें दरार लाने का जो कोशिश की जा रही है वो सफल नहीं होगा। और एससीओ में जो देश है उसमें से कई देश ऐसे भी है जो ब्रिक्स में भी है, तो कहीं ना कहीं रशिया, इंडिया, चाइना, इनके हेड ऑफ स्टेट का एक मीटिंग तो होगा ही। दूसरी चीज है, आपने एक सवाल पूछा था कि ये जो ट्रेड डील के इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा। मैं आपको 2-3 चीजों में बता देता हूँ। हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएस को, यूएस में जितने एक्सपोर्ट करते हैं वो करीब $90 बिलियन का है। अब हमारा जो जीडीपी है वो करीब $4.2 ट्रिलियन का है। तो $4.2 ट्रिलियन का अगर आप 90% निकालेंगे तो प्लस माइनस करके वो आ जाता है करीब करीब 2% से थोड़ा ज्यादा। तो किसी के पास अगर 100 रुपए है और अगर 2 रुपए आप ले लेते हो तो उससे उस इंसान को गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो खराब नहीं हो जाए, वो बेबस नहीं हो जाएगा, वो टूट नहीं जाएगा। तो इसी तरह थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, लेकिन हमारे ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इशू ये है कि ये जो टैरिफ लगाया गया, आप देखेंगे बारीकी से, कोई देखे तो वहां पे भी दिखेगा, इसमें भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस देके रखे हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल के ऊपर एग्जेम्पशंस है, 40% जो जेनेरिक ड्रग्स है, जेनेरिक फार्मा प्रोडक्ट्स है जो अमेरिका में इस्तेमाल होता है, वो इंडिया से आता है। जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या
एंड यू प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फोन जो अमेरिका में जाता है उसमें एग्जेम्पशन है। तो जो जो क्रिटिकल एरिया है वहां तो एग्जेम करके रख दिया है। अब कारपेट वारपेट में अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो कारपेट जो अमीर बंदे खरीदेंगे, थोड़ा मेहनत महंगा भी होगा तो भी खरीद ही लेगा। तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए भी कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो महंगा हो गया तो कहीं और से सप्लाई चेन शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं होगा। और एक चीज हमें याद रखना चाहिए, यही देश है जिसके ऊपर अमेरिका ने 1998 में सैंक्शन लगाया था। हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बावजूद इंडिया उभर के आया था और उससे भी शक्तिशाली होके आया था। इस बार भी ऐसा ही होगा। एक सवाल बीच में, बस मैं आपको माफी चाहता हूँ रोक रहा हूँ। एक सवाल ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को मिलते हुए, चाहे ट्रंप अगर भारत आते हैं या मोदी अमेरिका जाते हैं, तो ऐसा लगता है दोनों के अंदर बहुत गहरी दोस्ती है। उस दोस्ती के बीच में जो व्यापार है, जैसे संजीव जी ने एक बात कही कि व्यवसायिक नेता एक टर्म यूज किया, तो वो कैसे खटास आती हुई नजर आई। और दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान को लेकर भी विरोधाभास देखा ट्रंप के साथ कि आप आसिम मुनीर वहां जाते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद वहां तेल को लेके, खनिजों को लेके जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जबकि बलूचिस्तान खुद ये दावा कर चुका है कि भाई वो जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद मीर बलूच ने बयान भी दिया। तो ये सब क्या चल रहा है? एक तरफ पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती बढ़ना, दूसरी तरफ भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाना, यानी दोस्ती को कम करने की कोशिश। तो पहली चीज तो यह है कि दोस्ती अपनी जगह पे होती है, मोदी जी के साथ अच्छा रिश्ता ट्रंप साहब का है, लेकिन जब देश की बात आती है तो मोदी जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मोदी जी ने एकदम क्लियरली बोल दिया, चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे वो पोल्ट्री सेक्टर हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर हो, वहां पे हम लोग मार्केट अमेरिकन कंपनीज के लिए नहीं खोलेंगे। दूसरी चीज है, अमेरिका ने हमेशा से ही पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है इंडिया के खिलाफ, इंडिया को कंटेन करने के लिए, इंडिया को थोड़ा सा उलझन में रखने के लिए। अभी भी वही हो रहा है। आपने सुना कभी पिछले 3-4 महीने में आपने सुना ट्रंप की तरफ से या व्हाइट हाउस की तरफ से बहुत ओपनली डांटा जा रहा है पाकिस्तान को पहलगाम टेरर अटैक के लिए? नहीं, नहीं किया जा रहा है। बालाकोट या पुलवामा के टाइम भी कुछ नहीं बोला गया था। तो वो लोग चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर टेरर अटैक होता रहे। प्रॉब्लम कहां पे है? आज इंडिया अगर चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो बहुत जल्दी वो थर्ड लार्जेस्ट होगा। उनका ऑब्जेक्टिव आप समझिए, उनका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया 4-5 ट्रिलियन डॉलर का तो इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन इसको 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बनने देना है। इसको उसके पहले ही 7-8 ट्रिलियन में रोक के रखना है। और उसके लिए जितना चीजें ये हो रहा है वो उसी वजह से हो रहा है। और वो लोग नहीं चाहते कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब देश जो वेस्टर्न, ये जो एंग्लो सैक्सन सिंडिकेट है, जितने सारे G7 देश है, इनकी जो वर्चस्व है इसको कोई चैलेंज करे, इसके वजह से ये सब किया जा रहा है। तो आप देखेंगे आगे भी पाकिस्तान का इस्तेमाल वो करेंगे। बांग्लादेश में भी रेजिम चेंज इसलिए किया गया था ताकि इस ईस्टर्न साइड से, पूर्वी तरफ से भी वो इंडिया के ऊपर दबाव बना के रखे। तो ये तो चलता रहेगा जब तक हम 10 ट्रिलियन डॉलर नहीं बनेंगे। हमारा रास्ता 4 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर तक बहुत कठिन होगा। हम उभर के आ जाएंगे, हम बनेंगे, लेकिन आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। और ये जितने सारे आप देख रहे हैं ये मिसाल है उस चीज का कि ऐसे ऐसे रोकने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो कोई संतुलन वाले कोई प्रेसिडेंट या उनके जो एडवाइजर्स है वो अगर ठीक ठाक, अगर वो विश्वास करते अच्छे कर्मों में, तो कोई ये कहेगा कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा ट्रेड करेंगे, ट्रेड के ब्लैकमेल किया, ट्रेड के थ्रेट मारा तो सारे इंडिया राजी हो गया कि नहीं नहीं लड़ाई बंद कर देंगे, ट्रेड करेंगे। ये सब झूठ इसलिए बोला जा रहा है ताकि इंडिया को क्रेडिट ना मिले। ये पाकिस्तान को चढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि वो और टेररिज्म करते रहे। ये अमेरिका का पुराना पॉलिसी है, ये आज का पॉलिसी नहीं है। इसे 50-60 साल से यही सब चल रहा है। गुड, अच्छी बात यह है कि हम लोगों को समझ में आया है और जागरूकता बढ़ी है। ये जितने सारे चीज अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बुनियादी तौर पे अगर देखेंगे आज भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ इंडिया का रिश्ता अच्छा है, बहुत इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है। लेकिन अगर इन लोगों ने सोचा था कि ये सब करके मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम कर देंगे, तो उल्टा हुआ है। जैसा हमेशा होता है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और मोदी जी ने साबित कर दिया कि देश के जब बात देश की आएगी वो अमेरिका से भी टक्कर ले लेगा। इससे तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो बात यह है मोटे तौर पे जी बोलना चाहूंगा यहाँ यहीं पे एक आपकी बात से एक सवाल आया है। सवाल ये है कि अब जैसे सिर्फ टैरिफ की बात नहीं, भारत में जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जो अमेरिकी कंपनियां हैं, कुछ दिन पहले ट्रंप ने ये भी बयान दिया था कि आप जो है वो भारत से रिक्रूटमेंट लेना बंद कर दीजिए।
तो ये मतलब किस तरह से सीधा भारत को टारगेट करना जो शुरू किया गया है, इसकी जड़ क्या लग रही है, इसके पीछे की कहानी क्या लग रही है आपको? चाहे वो सबसे बड़ी, हाँ, रेट की बात हो, वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डॉलर जो है ना, ये एक इंपोर्टिंग इकोनॉमी, करेंसी फॉर इंपोर्ट कहा जाता है। डॉलर को इतना वैल्यूएशन बढ़ा के रखा है, और इतने बड़े पैमाने में ये प्रिंट करके डॉलर से सब कुछ खरीदते हैं कि आज ऐसा स्थिति है कोई भी कंपनी के लिए अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करके उसको माने वायबल बनाना आसान नहीं है। तो आप अमेरिका में कुछ बनाएंगे तो वो बहुत महंगी होगी। तो सारे मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन कंपनीज के भी या तो इंडिया चला गया है या तो बड़े पैमाने में चाइना चला गया है। तो आज उनको अगर वापस, वो बेसिकली चाहते हैं कि सारे जॉब्स वापस अमेरिका में आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आज ऐसा स्थिति है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अगर वो टैरिफ लगा भी देता है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जेम्पशंस है, उसके बावजूद यहाँ पे बना के वहां बेचना, अमेरिका में बेचना किफायती है कंपनीज के लिए। अगर वो अमेरिका में बनाएगा तो वो बहुत महंगा होगा। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, डॉलर भी रहे, डॉलर से ही सब कुछ हो और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, दो हो नहीं होगा। अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका ले जाना है तो डॉलर को डिवैल्यू करना होगा। वो नहीं चाहते कि डिवैल्यू हो डॉलर। तो ये प्रॉब्लम है, इसी द्वंद में है वो लोग। लेकिन जो जरिया वो लोग अपना रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे इंडिया और शक्तिशाली हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।